हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हम थेल्स प्रमेय करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले थेल्स के जीवन काल के बारे में जानेंगे और थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट याद करेंगे और सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम उसका प्रूफ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में। तो सबसे पहले हम बच्चों थेल्स मैथमेटिशियन थेल्स की बात करते हैं। तो थेल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो थेल्स के जीवन काल की बात करते हैं। बच्चों, थेल्स जो हैं, गणितज्ञ जो थेल्स थे, उनका जो जीवन काल था, थेल्स का जीवन काल की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 640 से 546 उनका जीवन काल रहा। 640 से 546 सायु और पूर्व, यहाँ पर पूर्व सायु पूर्व लिखते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। देखिए, सा का मतलब साधारण युग पूर्व, साधारण युग पूर्व, या फिर इसको हम क्या लिख देते हैं बच्चों, इसकी बात करें तो ये है ईसा पूर्व। जो व्यक्ति ईसा मसीह को नहीं मानते थे, वो साधारण युग उस जो ईसा मसीह के जन्म दिन को क्या मानते, साधारण दिन मानते थे, और उस आधार से यहाँ पर साधारण युग पूर्व कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 640 से 546 से उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे संख्या रेखा की बात करते हैं हम, तो हम क्या करें, जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो इस तरफ, जिस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, इस तरह से 1 2 3 इस तरह से होता है। तो आपको पता है, यदि यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है, इस वजह से ये संख्याएं कैसी हैं, छोटी हैं। ठीक ऐसे ही यदि माइनस ना लगा के हम यहाँ पर पूर्व लिखें, तो यहाँ पर 0 से पूर्व 1 है, 1 से पूर्व कौन है, 2 है। तो इस तरह से ये नंबर लाइन आपको दिख रहा है। यदि हम इनको इस तरह से देखते हैं तो ये बड़ी से छोटी दिखाई दे रही है, यदि माइनस को हम ना देखें तो इसी तरह से ये जीवन काल है कि साधारण ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पूर्व की घटना को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, या फिर साधारण युग पूर्व कहते हैं। साधारण युग पूर्व वो लोग जो ईसा मसीह को नहीं मानते थे, इसलिए यहाँ पर साधारण युग पूर्व नाम दिया जाता है। यह प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन आया था एमपी बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट को है। ठीक है, तो देखिए 640 ईसा पूर्व से कहाँ तक, 546 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल रहा। अब हम इनकी बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, थेल्स ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन्होंने फिर एक कंडीशन निकाली। उस कंडीशन की बात करते हैं, और उन्होंने उसको क्या है, एक स्टेटमेंट के थ्रू दे दिया। चलिए हम उन पे डिस्कस करते हैं। उन्होंने थेल्स ने क्या करा, थेल्स का स्टेटमेंट ये था। चलिए पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। कथन, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं थेल्स ने जो प्रमेय बनाया, या थेल्स का जो प्रमेय कहते हैं, उसको हम, उसका दूसरा नाम भी है, उसको बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं प्रमेय, या इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय। इनका स्टेटमेंट क्या था उस पर बात करते हैं। इन्होंने कहा, किसी त्रिभुज में उसकी एक
उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समानुपात या जिसको हम बोल देते हैं एक ही अनुपात में बांटती है या विभक्त करती है। बांटती है, यह उनका स्टेटमेंट था। यह उन्होंने हिंदी में इस तरह से लिख के दे दिया। अब इसका क्या मतलब है, चलिए आइए देखते हैं बच्चों। इनका कहना था कि मान लीजिए कोई त्रिभुज लिया, क्या बोला उन्होंने, किसी भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज ले लो आप, ठीक है। तो आपको पता है त्रिभुज कैसे बनता है, तीन भुजाओं से मिलके त्रिभुज बनता है। तीन भुजाओं से मिलके जो घिरी आकृति होती है हम उसको त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलके बना होगा। तो उसमें बोला है उसकी किसी एक भुजा के समांतर, इसमें तीन भुजाएं हैं, इनमें से किसी एक भुजा के समांतर खींचना है। मतलब एक भुजा को हम टारगेट करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, एक रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समांतर रेखा कैसी होनी चाहिए, समांतर। और समांतर का मतलब क्या है कि वह उसको कभी भी किसी भी बिंदु पर कट नहीं करती है, मतलब काटती नहीं है। तो ऐसी रेखा, मान लीजिए हमने यह रेखा बनाई, यह किसके समांतर है बच्चों, इसका नाम रख देते हैं। मान लीजिए ए, यह त्रिभुज हो गया, यह त्रिभुज में इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख दिया। और इसने क्या करा, यह हमने एक रेखा बनाई डी, ठीक है। एक रेखा खींची जाए समांतर, कोई रेखा सरल रेखा खींची जाए। हमने ये एक सरल रेखा ले लिया, किसके समांतर लिया बच्चों, बीसी के समांतर लिया, ठीक है। तो जब हमने बीसी के समांतर लिया तो यह क्या कर रही है, शेष दो भुजाएं बची, कौन कौन सी, ए बी और ए सी, से वह शेष दो भुजाओं को, कौन कौन सी, ए बी और ए सी को कहां पर कट कर रही है बच्चों, यहां पर डी पर और ई पर। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि उसकी दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वो बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं। इस तरह भी स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट को आप अपने तरीके से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या है, वह शेष दो भुजाओं को समानुपात का मतलब एक ही अनुपात में बांटती है, ठीक है। तो मतलब यह कहना चाह रहे हैं बच्चों कि यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज में डी क्या है, हमने उल्टा जो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह का एक चिन्ह होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों समांतर का चिन्ह, ठीक है। हिंदी में ना लिख के हमने यहाँ पर दो डंडी लगा दी इस तरह की, ठीक है। तो यह समांतर को दर्शाता है। तो डी समांतर किसके है बच्चों, बीसी के। यदि ऐसा है त्रिभुज में, हमने क्या करा, डी समांतर लिया बीसी, मतलब ये सरल रेखा किसके समांतर खींची, बीसी के समांतर खींची। तो यह क्या करेगी, तो यह शेष दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटेगी। समान अनुपात का मतलब है इसके बटे यह होगा और इसके बटे यह होगा। मतलब ए डी के अपोन में डी बी जाएगा और ए ई के अपोन में ई सी जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, क्लियर। चलो, इन्होंने जरूरी नहीं है हम त्रिभुज ऐसा बनाएं। यदि हम त्रिभुज इस तरह से त्रिभुज वही लेते हैं, मान लीजिए हमने ए बी सी नाम लिया, ए बी सी, और हमने क्या करा कि मान लीजिए इस भुजा को टारगेट करा, किसको, ए बी को। कौन सी भुजा को बेटा, ए बी को। ए बी को हम टारगेट करेंगे तो हमने क्या करा, ए बी के समांतर हमने रेखा खींच दी ऐसी। तो यह कट कर रही कहाँ, इस यहाँ पर डी ले लो, यहाँ पर ई ले लो। तो यहाँ पर आपको पता है यह डी समांतर है किसके, ए बी के। तो हम क्या लिखेंगे, डी ई समांतर ए बी। तो क्या होगा बच्चों, तो होगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो सी डी के बटे कौन जाएगा, सी डी के बटे डी बी जाएगा, ठीक है। और फिर सी ई के बटे आ जाएगा ई ए,
ऐसा होगा। तो थेल्स ने कहा कि यदि कोई समांतर रेखा खींचेंगे तो वह शेष दो भुजाएं जो बचेंगी उनको एक ही अनुपात में, मतलब समान अनुपात में बांटेगी। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है। तीसरी बात, यदि मान लो हमने त्रिभुज यही बनाया, इस त्रिभुज में ए बी सी ही लिया, हमने क्या करा, इस भुजा के समांतर खींच दिया। ठीक है, हमने यहां पर डी मान लिया और यहां पर क्या मान लिया बेटा, ई मान लिया। तो फिर क्या होगा, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा, डी समांतर ए सी, समांतर डी नहीं, डी समांतर है ए सी के, तो हम लिखेंगे डी समांतर ए सी। समझ में आया? हमने जिसको ड्रॉ करा है उसको लिखेंगे, वो वह समांतर है किसके, ए सी के। हमने इसको देखकर ये लाइन खींची है, समझ गए ना? तो डी समांतर ए सी है, इसका मतलब है बी डी के बटे में कौन जाएगा, दिव्यांश बोले, बी डी, डी बी के बटे में, बी डी के बटे में, बी डी लिख दो चाहे डी बी लिख दो, बात एक है। बी डी के बटे में आया डी ए बराबर बी ई के बटे में कौन जाएगा, ई सी। यह वाला स्टेटमेंट है। तो जो थेल्स बाबा रहे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक मतलब कॉन्सेप्ट बनाए और कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे। ठीक है, और फिर उन्होंने देखा यह सब देखने के बाद उन्होंने यह देखा, यह पाया कि यदि हम एक भुजा के यदि ऐसा करते हैं, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो बाकी की जो भुजाएं बचेंगी उनको वह क्या करेगा, वह क्या करेगी, रेखा समान अनुपात में बांटेगी। आया समझ में? मतलब उन्होंने बोल दिया कि यदि ऐसा है ना तो ऐसा 100% होगा, 100% होगा। समझ में आया कि नहीं? यदि ऐसा है तो ये बिल्कुल 100% होगा। समझ में आया कि नहीं आया? और ये ऐसा है मतलब तो ये ऐसा होगा। क्लियर? तो यही उन्होंने इस तरह से लिख के दे दिया, हम उसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो थ्योरी उनके माइंड में चली उस थ्योरी को उन्होंने लिख के दे दिया, उसी को हम कथन कहते हैं। बात समझ में आया? और गणितीय रूप में हम देखें तो इस तरह से कॉन्सेप्ट बनता है कि यदि कोई रेखा समांतर है तो वह उसकी दो भुजाओं को क्या करेगी, एक ही बटे में, मतलब जो बटे आएगा, जो अनुपात आएगा वो समानुपात हो, मतलब बराबर होगा, वह एक ही अनुपात में होंगी। मतलब इनका जो अनुपात बनेगा वही अनुपात इसका होगा। आया समझ में? इस भुजा का जो अनुपात है वही अनुपात इस भुजा का होगा। समझ गए ना? क्लियर? तो ये इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसका हम यूज करेंगे सवालों को करने में। समझ में आया? अभी हम इसको प्रूव करने वाले हैं। बात समझ में आई आपको? तो स्टेटमेंट क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने तीन आकृतियां बनाई हैं त्रिभुज की, जिसमें से किसी एक आकृति को लेकर हम प्रूफ करेंगे सवाल को। समझ में आया कि नहीं? हालांकि हम तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं। समझ में आया? और हम उसको प्रूफ करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको आई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये त्रिभुज तो रहने देते हैं, ये वाला त्रिभुज रहने देते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है, इसको भी यहाँ लिख लेंगे हम। ठीक है तो देखिए बच्चों, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोलते हैं इसको, या फिर क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। इसका स्टेटमेंट क्या है, किसी त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में बांटती है। इस तरह से हम स्टेटमेंट है। अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, जब हम कोई प्रमेय प्रूव करते हैं तो उसमें चार बातें होती हैं बच्चों, चार स्टेप में वह प्रूफ होती है। कौन सी? पहली बात होता है दिया है। अब दिया है में क्या है, त्रिभुज, या मतलब जिसके बारे में भी बात करते हैं तो हम कल्पना करते हैं खुद मन से, उसमें नाम वगैरह बनाते हैं और आकृति बनाते हैं। समझ में आए? और आकृति के हिसाब से जो दिया है हम समझते हैं, जो स्टेटमेंट लिखा है उसके थ्रू कुछ कंडीशन हम समझ लेते हैं कि ये है उसमें। समझ में आया कि नहीं? दिया है। सेकंड आता है जो हमें लाना होता है, जो सिद्ध करना होता है, जो दिखाना होता है, उसको बोलते हैं हम सिद्ध करना है। क्या बोलते हैं? सिद्ध करना है। तीसरी बात आती है रचना। रचना में हम क्या करते हैं, यदि किसी सवाल, किसी थ्योरम को, किसी प्रमेय को हमें प्रूफ करना है तो उसमें जो हम
रचना करते हैं, किसी को किसी से मिलाते हैं या कोई रेखा खींचते हैं या कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रचना के अंतर्गत रखते हैं। बात समझ में आया। और चौथी कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रमाण या उपपत्ति बोल देते हैं, प्रमाण या उपपत्ति। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबूत के अनुसार, सबूत जैसे हम कोई मतलब किसी बात को बताना चाह रहे हैं तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट के जरिए हम बात बताते हैं, हम ऐसे ही जनरली नहीं बताते कि ऐसा हो गया, तो कोई कारण रहा होगा, वो कारण हमें डिक्लेयर करना पड़ता, बताना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया, उसके थ्रू हम ये चीज़ें बताते हैं। बात क्लियर हुई आपको, समझ में आई। चलिए, तो हम ये 4 बातें लेके चलते हैं किसी भी प्रमेय को प्रूव करने के लिए। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आते हैं नंबर 1, सबसे पहले दिया है में। चलो आ जाते हैं, दिया है, दिया है। चलिए, दिया है में हमने एक त्रिभुज माना है कि नहीं बेटा, त्रिभुज माना है, तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में डी समांतर, समांतर का निशान बना लूं, किसके है समांतर, BC के समांतर है। रेखा खींची, रेखा खींची, और क्या करा, खींची, जो क्या कर रही है, AB को, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं भुजा AB को, है ना, भुजा AB को बिंदु D पर और भुजा AC को बिंदु E पर काटती है, काटती है। आया समझ में, इतना ही किया और कुछ नहीं किया। चलो नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। नंबर 2 क्या होता है बेटा जी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था कि AD के बटे में DB कैसे आया और AE के बटे में EC कैसे आया और ये दोनों बराबर कैसे रहे, कैसे हो गए। समझ में आया, ये हमें सिद्ध करना है। समझ में आया, नहीं आया, आया, गुड। अब नंबर 3, अब आते हैं हम रचना। रचना में बात कर रहे हैं। रचना में देखो, रचना में हम कुछ काम करने वाले हैं, इस चित्र में कुछ काम करने वाले हैं, उसको हम रचना के अंतर्गत लिखेंगे। जो काम करेंगे वो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि हमने जे करो है। समझ में आया। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक लंब, मतलब यहाँ पर 2 लंब खींचते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इनसे इनको मिला देते हैं। ई से किसको मिला, बी से किसको मिलाया, ई से मिलाया, तो मैंने ऐसा लिख दिया, देखो। फिर हाँ, डी से सी को मिला देते हैं। और बताओ क्या करें, यहाँ पर अब लंब डाल रहे हैं। लंब क्या होता है बेटा, जो किसी, जिस पर भी, जैसे मान लो ये रेखा है, इस पर एक सीधी रेखा खींचती है तो वो है क्या करती है, 90 का कोण बनाती है। यदि हम चांदा रखेंगे तो यहाँ भी 90 दिखेगा और यहाँ भी 90 दिखता है, तो 90 ना लिख के हम क्या करते हैं, इस तरह का चिन्ह बना लेते हैं। समझ में आया। तो ये 90 को दर्शाता है, 90 के कोण को दर्शाता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, जब ये, यदि हम फोटो बनाए ना इसकी, तो कुछ इस तरह की फोटो आती है कि नहीं, तो यही लंब का संकेत हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, वो हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ई से एक सीधी रेखा खींचेंगे जो क्या करेगी, इस AB पर, AB बोले तो यहाँ से A से D तक नहीं है, A से B तक पूरी रेखा पर 90 का कोण बना रही है। आया समझ में। तो इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम देखो ABCD और E, इसको F मान लेते हैं। चलेगा क्या, F मान लिया। दूसरा हमने क्या करा, यहाँ से एक सीधी रेखा खींची सामने वाली भुजा पे जो इसके साथ 90 बना रही है। समझ में आया। इसको मान लो F, इसको मान लेते हैं G। चलेगा क्या, चलेगा। तो देखो हमने 2 लंबे खींचे और हमने इनको मिलाया, तो वही चीज लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमने लिखेंगे EF लंब, EF उल्टा T, EF उल्टा T, उल्टा T मतलब लंब। EF लंब डाला कहाँ पर,
ए बी, पूरी भुजा पर। देखो ये इतनी भुजा पर नहीं है, ये 90 पूरी भुजा पर दिखा रहा, ए से बी तक दिखा रहा। कहां तक दिखा रहा मनोहर सिंह? ए से बी तक दिखा रहा है। दूसरा और क्या करा बच्चों? हमने करा डीजी लंब कहां पर? एसी पर। और क्या करा बेटा जी? हाँ, हमने बी ई मिला दिया, बी और सी डी को मिलाया, जो करा, ठीक है, वो लिखा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गई कौन? रचना, कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? अब आते हैं हम नंबर 4, प्रूफ, या जिसको हम बोलते हैं प्रमाण, है ना। समझ में आया बच्चों? प्रमाण पे आ गए। अब प्रमाण में हम सबूत के जरिए कोई काम करते हैं। तो अब आप, हाँ, एविडेंस के जरिए कोई काम करते हैं। तो देखो, आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ लिए थे, 6th 7th 8th में क्या पढ़ा था बेटा जी? 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई बोल दो, या फिर 1/2 आधार इंटू लंबे बोल दो। आया समझ में कि नहीं? या फिर इसी को बोल देते हैं 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब, ऐसा भी बोल देते हो। समझ में आया कि नहीं? यह त्रिभुज निकालने का सीधा सूत्र है। त्रिभुज निकालने के और भी सूत्र होते हैं, समझ में आया? जैसे हीरोन सूत्र हो गया, ठीक है, उसमें परिमाप वगैरह लगता है और तीनों भुजाओं का पता होना चाहिए। समझ गए ना? तो यह भी, इसमें क्या है, आधार और ऊंचाई पता होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये जानते हो आप, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। यहां पर हम 2 त्रिभुज लेंगे बच्चों। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हमने देखो, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल ना लिख के मैं ए आर से दर्शाऊंगा, समझोगे आप? ए आर लेके बताऊंगा। समझ में आया? तो मैंने क्या करा? क्षेत्रफल ना लिख के मैं लिख रहा हूं एरिया, ए आर, है ना। ए आर त्रिभुज कौन सा? ए डी ई या ए ई डी, इसकी बात कर रहा हूं। कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं बच्चों? ए डी, और यहां पर है कौन? ई की बात कर रहा हूं। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे, यहां पर ले रहा हूं एरिया त्रिभुज, इसी से जो जुड़ा है, मतलब यह है डी से जो जुड़ा है, यह वाला त्रिभुज लिया मैंने। कौन सा वाला? यह वाला। कौन सा? यह वाला त्रिभुज। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, डी बी और ई की बात कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? कौन से त्रिभुज की? एरिया त्रिभुज डी बी ई की बात कर रहा हूं। बराबर बटे में रखा है मैंने, है ना। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे? 1/2 इंटू, आपको पता है इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में क्या है, इसकी बात कर रहा हूं। ये कौन है? ये कौन है? ये लंब है, तो ई एफ था ये, ठीक है। तो यहां पर सूत्र क्या होगा? यदि एरिया निकाल रहा है, क्षेत्रफल निकाल रहा है, तो क्या होता है? क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई या आधार इंटू लंब। तो यहां पर 1/2 आधार कौन? जिस पे लंब गिरा वो आधार, मतलब एडी इंटू लंब कौन? ई एफ। समझ में आया? नहीं आया? फिर नीचे वाला देखो, एरिया त्रिभुज बी डी ई, एरिया त्रिभुज बी डी बी ई, डी बी ई में क्या आ जाएगा? 1/2 तो आएगा ही, आया कि नहीं बोलो? फिर क्या आएगा? आधार कौन? आधार ये डी से बी तक, इस त्रिभुज में डी बी ही आधार है कि नहीं है? ठीक है, तो डी बी आधार हो गया। मनोहर, तो आप बताएं बेटा लंब क्या होगा? लंब होगा इस त्रिभुज में, लंब बताओ। तो हम यह डी बी तो आधार हो गया, लंब हो गया ई एफ ही लंब रहेगा। आप बोलेंगे सर ई एफ तो है ही नहीं यहां पर इस त्रिभुज में, तो कहां से लंब आया? तो देखो आपने क्या लिखा था? ई एफ लंब है किस पर? ए बी पर। तो यदि इसके साथ में 90 का कोण बना रहा है
AD के साथ में, तो क्या AB के साथ में 90 का नहीं बना? AB पूरी भुजा पे 90 का बना रहा है, तो DB में नहीं बनाएगा क्या? DB के साथ भी बनाएगा। तो मतलब इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यही लंब इसके लिए भी लागू होगा। आ रहा समझ में कि नहीं? क्लियर? तो इसमें भी क्या आएगा? लंब EF आएगा। राज, लंब कहाँ कैसे EF कैसे आया बेटा? हाँ, पूरी भुजा पर है, पूरी भुजा पर है, यही ध्यान रखना। समझ में आया? तो 1/2 से 1/2 उड़ा दिए, EF से EF उड़ा दिया, तो बचा कौन? AD अपॉन DB बचा। AD अपॉन DB बचा। इसको हमने क्या नाम दे दिया? हमने नंबर 1 नाम दे दिया, समीकरण 1 बना लिया। क्या बात समझ में आई आपको? तो लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे करने वाले हैं। यह बच्चों इतनी इम्पोर्टेंट एक थ्योरम है इस चैप्टर में कि ये कभी इसमें का सिर्फ कथन पूछ लिया जाता है और कभी कभी प्रूफ भी पूछ लिया जाता है। 3 से 4 नंबर में इसमें प्रूफ भी पूछ लेते हैं। समझ में आया? और जो भी एक्सरसाइज करेंगे हम आगे, तो वह पूरी इसी से बेस्ड है। मतलब 6.2 एक्सरसाइज जो है वो पूरी इसी के कॉन्सेप्ट को लगेगा। थेल्स का ही कॉन्सेप्ट, उसमें पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगते हैं। कोई कंपटीशन वगैरह में यदि सिमिलरिटी से सवाल आते हैं तो वह थेल्स से ज़रूर आएंगे। आया समझ में? और उसका यूज ज़रूर होगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है।
लिखा बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट इससे आगे करते हैं बच्चों। तो ये स्टेटमेंट तो लिखा रहने देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, चलेगा? या ऊपर भी रब कर दूँ? इसको लिख लिया ना आपने, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखना बच्चों, आप लोग जिस तरह से हमने इसको करा वैसे ही यदि हम इस साइड देखें तो यहाँ पर देखिएगा इसी प्रकार लिखेंगे हम। यहाँ पर पहले इसी प्रकार लिखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसी त्रिभुज में देखिए कौन सा वाला त्रिभुज एरिया त्रिभुज, क्षेत्रफल किसका? ADE में त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे इससे जुड़ा हुआ इस तरफ वाला भाग। मतलब देखिए पहले किसकी बात हुई, हमने इस त्रिभुज की बात किया, ADE की बात किया, ठीक है। और फिर हम बात कर रहे हैं कौन से वाले त्रिभुज की? इस वाले त्रिभुज की। समझ में आया प्राची? समझ में आया बेटा? देखो कौन कौन से त्रिभुज की? ADE और त्रिभुज DEB या DBE, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज DBE की बात कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह क्या है बच्चों? यह क्या है? लंब है, DG लंब है कि नहीं है? तो हम यदि इस तरफ से काउंट करें उस तरफ से, तो यदि इस पे लंब गिराया मतलब यह कौन होगा? आधार होगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या लेते हैं क्षेत्रफल के लिए? 1/2 1/2 आधार बोले तो AE इंटू ऊंचाई कौन? DG। क्लियर? क्या समझ में आया? फिर अपॉन बटे क्या आया? अब 1/2 आधार कौन? आधार E से B तक, EB नहीं EC है यहाँ पर। क्या है बच्चों? DC है ना, यहाँ पर C है, ठीक है। तो आधार कौन हो गया? EC हो गया। आधार हो जाएगा आपका EC इंटू लंब क्या है? DG लंब हो गया। क्या बात समझ में आई आपको? क्लियर? तो देखिएगा जब हम इसको देखेंगे, अच्छा DG लंब क्यों हुआ दिव्यांश? DG लंब क्यों आ गया इसमें तो है ही नहीं। हाँ, ये जो DG है ना, DG ये कहाँ? AE तक सीमित नहीं है, ये A से C तक है। इसके साथ 90 बना रहा है, मतलब सबके पूरी भुजा के में हर एक पॉइंट के साथ में 90 बना रहा है। तो इसमें भी लंबा आएगा इस त्रिभुज के लिए। समझ गए? ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, DG से DG कट गया, तो AE बटे क्या आया बच्चों? EC आया। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर यदि इसकी बात कर रहे हैं, इनमें हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बनाता हूँ, ध्यान से समझना थोड़ा, तो समझ में आएगी बात आपको। यहाँ पर D है और यहाँ पर कौन है? D, और यहाँ पर E है, और यहाँ पर कौन है? यह BC है। इस तरह से यह क्या है आपका? BC है। तो आपको पता है कि देखो यहाँ पर ये जो जितने भी दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन सा? BDE और त्रिभुज CED या DEC और त्रिभुज DBE, ये त्रिभुज एक ही आधार से जुड़े हैं। एक ही आधार कौन? एक ही आधार DE से जुड़े हैं कि नहीं बोलो? और दूसरी बात, ये जो चित्र बना, ये त्रिभुज हैं, ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब है 9th क्लास में हमने इस प्रमेय को भी प्रूव करा था कि दो समांतर रेखाओं, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्या
त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही आधार आ रहा है और दो समांतर भुजाओं के बीच दिखाई दे रहे हैं, दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं से घिरे, या के बीच भी लिख सकते हो, से घिरे क्षेत्रफल, घिरे त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए जब बराबर होता है तो आपको यहां पर दिख रहा है क्या, एरिया त्रिभुज किसका, एरिया त्रिभुज DBE बराबर है एरिया त्रिभुज कौन सा, DE, यहां पर क्या लिया, DEB ले लिया, मतलब DBE ले लिया, और कौन सा ले लिया, DEC। इन दोनों का क्षेत्रफल कैसा रहेगा बच्चों, बराबर रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक मिनट, इसमें क्या लिया था, अरे यार यहाँ पर क्या है, B नहीं है, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये मैंने इसको ना चेंज कर दिया था, वो B लिख दिया था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, DCE आएगा। समझ गए ना आप? ठीक है, क्यों आएगा, यहाँ पर C था ना, है ना, मैंने यहाँ गलती से B लिख लिया था, तो यहाँ पर DCE आ जाएगा। समझ गए ना आप? तो यहाँ पर इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, DBE, और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कैसा होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप? अब यदि इनका व्युत्क्रम ले लें, व्युत्क्रम का मतलब बच्चों उनको उल्टा कर दें, इनका व्युत्क्रम लेने पर दोनों पक्षों का व्युत्क्रम लेने का मतलब कुछ नहीं है, इनको बटे में लिख देंगे। एरिया त्रिभुज क्या बन जाएगा बेटा जी, DBE बराबर 1/, यदि इसको बटे में लिखा तो इसको भी बटे में लिखेंगे, एरिया त्रिभुज DEC। क्या बात समझ में आई आपको? आ गई होगी, आ गई राज? ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एरिया त्रिभुज, ऊपर वाला जो त्रिभुज है, कौन सा, दोनों के लिए लागू किया था हमने, इसमें भी लगा था और उसमें भी लगा था। एरिया त्रिभुज ADE का गुणा करने पर, तो देखिए कोई भी कंडीशन होती है, यदि बराबर में तो हम दोनों पक्षों में समान परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, समान संख्या को जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो हम इसमें भी कर सकते हैं। तो देखिए जब हम इसमें करेंगे तो एरिया त्रिभुज ADE बटे क्या होगा बच्चों, एरिया त्रिभुज DBE बराबर, यहाँ पर क्या होगा, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC आएगा कि नहीं, बोलो आया? अब समीकरण 1 को देखो, एरिया त्रिभुज ADE, एरिया त्रिभुज DBE क्या मैच कर रहा है, फोटो देखो, मैच करो, कर रहा है ना, कर रहा है। तो इसकी जगह, मतलब इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह लिख देंगे AD बटे DB, लिखा, बोलो। अब इस तरफ देखो, एरिया त्रिभुज ADE मैच कर गया, एरिया त्रिभुज DEC, एरिया त्रिभुज DECE है,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काउंटिंग त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं अपन, वही कर रहे हैं, मैंने आगे पीछे लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरा पूरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको भी हटाएंगे और इसकी जगह ए अपॉन ई सी रखेंगे। समझ में आया? कौन से समीकरणों से करा अपन ने, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से करा कि नहीं, कर दिया। प्रमाण के साथ करा, सबूत के साथ में करा कि फर्जी करा, एविडेंस के साथ में कराना, तो बिल्कुल यह हमने प्रूव कर दिया, यही तो हमारा आंसर था। लिख दिया था ये आपने, ठीक है। चलो, यह आपका सिद्ध हुआ, इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से बच्चों हमने थेल्स प्रमेय, थेल्स बाबा की जो प्रमेय थी उसको हमने क्या करा, प्रूव करा। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे। और बच्चों देखिए, इस तरह से हम अब जो है इसका थेल्स का विलोम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखें और इसको स्टेटमेंट को याद करें, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं।